ओके माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का कंप्लीट रिकैप ले रहे हैं। ठीक है, उसमें हम पूरे चैप्टर को रिवाइज करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, जो हमारा फिजिक्स का चैप्टर है। ठीक है, सबसे पहले हम इसमें डिस्कस करेंगे बेटा चार्ज के बारे में। ठीक है, चार्ज को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? क्यू से। ठीक है, चार्ज होता क्या है? ठीक है, इट इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, ठीक है, दैट क्रिएट इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड इट। ठीक है, ये एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है मैटर की, जो अपने चारों तरफ क्या करती है? इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करती है। ठीक है, तो इस जो चार्ज है इसकी जो एसआई यूनिट होती है, ठीक है, एसआई यूनिट होती है, वो होती है बेटा कूलम। ठीक है, एसआई यूनिट क्या होती है? कूलम। और सीजीएस यूनिट जो होती है वो क्या होती है? स्टेट कूलम। तो सबसे पहले हमने डिस्कस किया चार्ज। चार्ज क्या होता है? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर दैट कैन क्रिएट इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड इट। ठीक है, एसआई यूनिट ऑफ चार्ज क्या होती है? कूलम। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है? ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? किसी चार्ज के चारों तरफ का वो एरिया, ठीक है, या किसी चार्ज के चारों तरफ का वो रीजन जिसमें कोई दूसरा चार्ज अगर आए तो वो या तो अट्रैक्शन फील करेगा या फिर क्या करेगा? रिपल्सन फील करेगा। इसी को क्या बोलेंगे बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, यहाँ कोई अगर दूसरा चार्ज आता है तो वो इस चार्ज की वजह से या तो रिपल्सन फील करे या फिर क्या करे? अट्रैक्शन फील करे। तो वो जो रीजन रहेगा उस रीजन को ही क्या बोला जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमने सबसे पहले डिस्कस किया चार्ज, चार्ज के बाद हमने डिस्कस किया इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आगे बढ़ रहे हैं हम। ठीक है, तो चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में डिस्कस करने के बाद आगे डिस्कस कर रहे हैं बेटा हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है बेटा? ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है? सपोज करो हमारे पास कोई चार्ज है, ठीक है, और इस चार्ज के चारों तरफ ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है। और अब हम क्या कर रहे हैं? एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ले रहे हैं। यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लेना है। अब इस यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इंफिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट तक लेके आने में जो हम वर्क करते हैं उसी को क्या बोला जाता है बेटा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोला जाता है। इसको रिप्रेजेंट करते हैं अपन V से। तो V इक्वल्स टू क्या होता है बेटा? W/Q। ठीक है, यहां पर Q क्या होता है? टेस्ट चार्ज। यहां पर कोई चार्ज है, उसका कोई चारों तरफ फील्ड है। अब इन्फिनिटी से किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट तक लेकर आने में जो हम वर्क करते हैं उसी को क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? V से। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? देखो, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही कोई पॉइंट P है और इस पॉइंट P से किसी चार्ज को अनदर पॉइंट Q तक लेके जाने में हम जो वर्क करेंगे उसी को क्या बोलेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पर ठीक है, Vp माइनस VQ इक्वल टू क्या हो जाएगा? W/Q। तो पोटेंशियल क्या होता है कि इंफिनिटी से किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके आने में जो हम वर्क करते हैं उसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, ठीक है, लेके जाने में जो हम वर्क करते हैं उसे पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद हम आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बाद, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को V से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको मेजर काय में करते हैं? वोल्ट में। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को मेजर किया जाता है वोल्ट में। अब इसके बारे में आगे डिस्कस कर रहे हैं। फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बाद हमारे पास नेक्स्ट टर्म आ जाती है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है? इसको रिप्रेजेंट करते हैं बेटा I से। ठीक है, मेजर काय में करते हैं? एम्पियर में। ठीक है, मेजर काय में करते हैं? एम्पियर। करंट क्या होता है? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। ठीक है, I इक्वल टू क्या होता है? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज Q/T। रेट ऑफ फ्लो का मतलब होता है अपॉन में टाइम, मतलब टाइम के रेस्पेक्ट में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, इसी को क्या बोला जाएगा? करंट बोला जाएगा। तो I इक्वल टू क्या होता है बेटा? Q/T। Q क्या होता है यहाँ पे? चार्ज, और T क्या होता है यहाँ पे? टाइम। तो यहाँ पर पर्टिकुलर टाइम में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है उसी को क्या बोला जाएगा बेटा? करंट। और करंट को काय में मेजर करते हैं? ऐसा यूनिट क्या है करंट की? एम्पियर। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको? I से। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या? इलेक्ट्रिक करंट। तो हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिस्कस किया, उसके बाद हमने क्या डिस्कस किया? इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक करंट के बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक है, उसको डिस्कस करने से पहले मैं आपको दो चीजें और बता दूं कि जो हमारा वोल्ट मीटर होता है, वोल्ट मीटर को हमेशा हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। कोई भी अप्लायंसेस हुआ, ठीक है, अगर हमें वोल्टेज मेजर करना है या वोल्ट मीटर अप्लाई करना है तो वोल्ट मीटर को हमेशा कैसे लगाएंगे? हम पैरेलल में।
और अगर हमारा अमीटर है, ठीक है, अगर हमें करंट मेजर करनी है, अच्छा वोल्ट मीटर होता क्या है, एक ऐसा डिवाइस जो वोल्टेज मेजर करके देता है, और अमीटर होता क्या, एक ऐसा डिवाइस जो करंट मेजर करके देता है। तो वोल्ट मीटर को हमेशा कहाँ लगाया जाता है, पैरेलल में, और अमीटर को कहाँ लगाया जाता है, सीरीज में, ठीक है। एक और बात, वोल्ट मीटर का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस है, वो हाई रखा जाता है, क्योंकि वोल्ट मीटर से हमें वोल्टेज मेजर करना होता है। तो हम क्या करते हैं, करंट की वैल्यू को कम कर देते हैं, मतलब करंट कम होना चाहिए। अब करंट कैसे कम होगा, जब रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। तो इंटरनल रेजिस्टेंस कैसा रखा जाता है, हाई, और अमीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस कैसा रखा जाता है बेटा, ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस कैसा रखा जाता है, अमीटर का लो। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार कि वोल्ट मीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस कैसा होता है, तो कैसा होता है, हाई, और अमीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस कैसा होता है, लो, ठीक है। इसके बाद आगे डिस्कस कर रहे हैं। तो आगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ओम्स लॉ, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, ओम्स लॉ, ठीक है। ओम्स लॉ कैसे कहता है, ठीक है, द करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड्स ऑफ द कंडक्टर। मींस क्या है कि सपोज करो हमारे पास कोई वायर है, अब इस वायर में जो करंट फ्लो होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, ठीक है, इन दोनों एंड्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है। तो यहां पर हम बोलेंगे कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ठीक है। द करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड्स ऑफ द कंडक्टर। मींस क्या है कि किसी वायर में जो करंट फ्लो हो रही है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, इन दोनों एंड्स के पोटेंशियल के। यहाँ V जो है वो VA माइनस VB है, ठीक है, दोनों एंड्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है। तो जब भी कभी प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो यहाँ पर इक्वल का साइन लगेगा, और यहाँ पर जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटता है तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आता है, इस कांस्टेंट को क्या बोला जाता है, रेजिस्टेंस, ठीक है। तो R यहाँ पर रेजिस्टेंस है, और ये जो रेजिस्टेंस होता है ये क्या होता है, कांस्टेंट, ठीक है। अब इस रेजिस्टेंस के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ओम्स लॉ क्या है कि किसी वायर में अगर अपन करंट फ्लो कराते हैं तो, ठीक है, वो उस वायर में, ठीक है, जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो इस किसी वायर में अगर अपन करंट फ्लो कराते हैं तो वो जो करंट है उन दोनों एंड्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसके क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो V इक्वल्स टू क्या हो गया यहाँ पे, IR। अब यहाँ पर इससे तीन फॉर्मूले हम ड्राइव कराएंगे, ठीक है। यहाँ पर से तीन फॉर्मूले डेराइव होते हैं, उन तीनों फॉर्मूले को क्या हो गया, देखो यहाँ लिखेंगे V इक्वल्स टू, एक तो IR, ठीक है, इसको बुक्स में ऐसे लिखा मिलेगा, V इक्वल्स टू I इंटू R, ठीक है। एक यहां से I इक्वल्स टू निकाला जाए तो क्या हो जाएगा, V बाई R, और यहां से एक R इक्वल्स टू निकाला जाए तो क्या हो जाएगा, V बाई I। ये तीनों V इक्वल्स टू IR, I इक्वल्स टू V बाई R, और R इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V बाई I, ठीक है। ये तीनों फॉर्मूले अपन ने क्या कर दी, यहाँ से डेराइव कर दी। ये ओम्स लॉ अपना क्या हो गया, फिनिश। फिर ओम्स लॉ की डेफिनेशन एक बार और फिर से रिपीट कर देता हूं, द करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर is directly proportional to potential difference across its ends of the conductor। और इसमें एक ध्यान रखनी, at constant temperature and pressure, या ये भी बोल सकता है at constant physical condition। ये बोलना बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये जो बातें हैं ये केवल कांस्टेंट फिजिकल कंडीशंस पे ही वैलिड है, अदरवाइज ये वैलिड नहीं है। तो एक डेफिनेशन एक बार और रिपीट कर रहा हूं, द करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर is directly proportional to potential difference across its ends of the conductor। ओके, ये ओम्स लॉ हमारा क्या हुआ, फिनिश हुआ। इसके बाद हम आगे डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो आगे हमारा जो टॉपिक है वो है रेजिस्टेंस, ठीक है। तो रेजिस्टेंस क्या है, इट इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर दैट अपोज द फ्लो ऑफ करंट। इट इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर दैट अपोज द फ्लो ऑफ करंट। मींस रेजिस्टेंस क्या है, ये देखो रेजिस्टेंस को इस तरीके से साइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये एक इंटरनल प्रॉपर्टी है मैटर की जो कि करंट फ्लो का क्या करती है, अपोज करती है, मतलब करंट फ्लो होने को रोकती है, ब्रेक लगा देती है करंट फ्लो होने में। तो यहाँ सपोज करो I करंट फ्लो हो रही है, तो रेजिस्टेंस में जब करंट फ्लो होगी तो कुछ पार्ट इस करंट का किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, इन द फॉर्म ऑफ हीट में, ठीक है। तो ये सेम वैसे ही वर्क करता है जिससे रोड पे ब्रेकर का काम होता है। रोड पे ब्रेकर क्या काम करता है, हमारी स्पीड को स्लो कर देता है। ऐसे ही यहाँ पर करंट जो है, ठीक है, रेजिस्टेंस जो है वो करंट फ्लो का क्या करता है, अपोज करता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस। फिर हम बात करेंगे बेटा कि ये जो रेजिस्टेंस है वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। फैक्टर्स कौन कौन से हैं जिन पर ये रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। तो इसके लिए आपको एक फॉर्मूला ध्यान रखना है, R इक्वल्स टू रो L बाई A। एक्चुअल में ये ऐसा होता है, R इज प्रोपोर्शनल टू L बाई A, और जब हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं
तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आता है जिसको क्या बोला जाता है, रो। तो आर इक्वल टू क्या हो जाता है, रो एल बाई ए। ठीक है, यहां से अपन ये बोल सकते हैं कि रेजिस्टेंस जो है वो लेंथ ऑफ के लेंथ जो होती है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और आर जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, क्रॉस सेक्शन एरिया के। क्रॉस सेक्शन एरिया, जैसे ये सपोज करो ये वायर है, तो इसका ये जो एरिया होता है इसको क्रॉस सेक्शन एरिया बोला जाता है। तो यहां से एक फॉर्मूला ध्यान रखना है, आर इक्वल टू रो एल बाई ए। यहां पर ये जो रो होता है ये होता है बेटा रजिस्टिविटी। ठीक है, एल क्या होता है, लेंथ ऑफ दी वायर, और ए होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, चलो, रो रजिस्टिविटी, लेंथ ऑफ द वायर, और ए क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द वायर। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास। ठीक है, किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो अगर हमसे फैक्टर पूछा जाए तो रो, एल एंड ए। अब ध्यान से सुनना, यहाँ रो जो है रजिस्टिविटी बोलते हैं, ये भी दो फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी। टू फैक्टर्स कौन कौन से हैं यहाँ पे, एक तो हमारा क्या है, ठीक है, नेचर ऑफ द मटेरियल, एक डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। मतलब यहाँ पर अगर हमसे पूछा जाए कि रेजिस्टेंस किन किन पे डिपेंड करेगा, तो लेंथ ऑफ द कंडक्टर, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर, एंड नेचर ऑफ द मटेरियल एंड टेम्परेचर। यहाँ पर नेचर ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर, तो ये दो फैक्टर्स तो रेजिस्टिविटी को डिफाइन करेंगे। लेंथ ऑफ द वायर, लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब अगर लेंथ बढ़ाएंगे तो फिर हमारा रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा बेटा, इंक्रीज हो जाएगा। और एरिया के जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मींस एरिया अगर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारे, ठीक है, फैक्टर्स जिन पे कि रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। इसके बाद हम आगे डिस्कस कर रहे हैं बेटा। ठीक है, तो आगे है बेटा हमारे पास कि रेजिस्टेंस जो है उसके कॉम्बिनेशन किस किस टाइप के होते हैं। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस की अगर कॉम्बिनेशन की बात की जाए तो रेजिस्टेंस के जो कॉम्बिनेशन है वो दो टाइप के होते हैं। देखो देख, एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो देखो ये है हमारे पास एक, ये रेजिस्टेंस है। ठीक है, सपोज करो ये रेजिस्टेंस एक के पीछे एक कनेक्टेड है, तो इस तरीके का जो कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है, उसे सीरीज कॉम्बिनेशन बोलते हैं। और इसमें जो करंट की वैल्यू होती है वो सेम फ्लो होती है। तो यहाँ पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकाला जाता है, इनको सिंपली क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं जितने भी रेजिस्टेंस हमारे पास, ठीक है, सीरीज में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर अपने को, ठीक है, आई करंट फ्लो करा रहे हैं, यहाँ पर R1, R2, R3, ठीक है, इस तरीके से। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपके लिए एक क्वेश्चन ले लेता हूं। ये हमारा 2 ओम का रेजिस्टेंस है, ये हमारा 3 ओम का रेजिस्टेंस है, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट क्या है, बी। और इनके बीच में अपने को टोटल रेजिस्टेंस निकालना है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपली इनको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर 2 ओम प्लस 3 ओम, तो आर इक्विवेलेंट कितना मिल जाएगा हमें, 5 ओम। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में कैसे निकालते हैं कि इंडिविजुअल जो रेजिस्टेंस होते हैं उनको क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। ठीक है, अब आगे जो दूसरा टाइप का कॉम्बिनेशन है वो है हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्या है दूसरा वाला, पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे निकालते हैं, ध्यान से देखिए ना। पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे निकाला जाता है, जब भी कभी रेजिस्टेंस एक, सभी रेजिस्टेंस का एक एंड वन पॉइंट पे कनेक्टेड हो और दूसरा एंड जो है वो दूसरे कॉमन पॉइंट पे कनेक्टेड हो। देखो ये मैंने बैटरी से जो है वो सारे रेजिस्टेंस कनेक्ट करा है, इन सभी रेजिस्टेंस का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो कॉमन एंड वन पॉइंट पे है और लास्ट पॉइंट भी क्या है, कॉमन पॉइंट पे है। तो इस तरीके का जो कॉम्बिनेशन होता है उसे बोला जाता है बेटा, ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये मैंने बैटरी कनेक्ट की थी, उसको डिस्कनेक्ट कर दिया मैंने वापस। अब मैं डायरेक्ट इसका डेरिवेशन बता रहा हूँ आपको। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है, 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अगर और भी रेजिस्टेंस से पैरेलल में कनेक्टेड है तो क्या लिख देंगे, 1/Rn। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल एक छोटा सा न्यूमेरिकल लेके बताता हूं मैं आपको। जैसे आपने एक लिया 2 ओम का, एक लिया आपने 3 ओम का, और सपोज करो आपने एक ले लिया 1 ओम का। ठीक है, ये तीन रेजिस्टेंस आपने कनेक्टेड कर लिए हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में, और आपसे पूछा गया इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। जस्ट अभी मैं इसकी ट्रिक भी सिखाऊंगा आपको कि किस ट्रिक से आप इसको डायरेक्टली सोल्व कर सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो यहाँ पर 1/R इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो ध्यान से देखना बेटा, यहाँ पे R इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, तो 1/R1 की वैल्यू 2, 1/R2 की वैल्यू 3 और 1/R3 की वैल्यू 1।
तो 2 और 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा बेटा 6। ठीक है, ये 1/r इक्विवेलेंट की वैल्यू देगा हमें। ठीक है, ये फॉर्मूला किसकी वैल्यू देगा 1/r इक्विवेलेंट की। लास्ट में अपन को इसका क्या करके आना होता है रेसिप्रोकल। तो यहाँ 3 और 2 का एलसीएम 6 आया, 6 को 2 से करूंगा मींस 3 आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा और यहाँ पर 6 ही आ जाएगा। ठीक है, एलसीएम लिया है मैंने यहाँ पे, तो 1/r इक्विवेलेंट इक्वल्स टू यहाँ पर ठीक है 11/6 हो जाएगा। अब लास्ट में बच्चे क्या मतलब भूल जाते हैं 1/r इक्विवेलेंट का रेसिप्रोकल करके आना। तो यहां से रेसिप्रोकल करेंगे तो 11/6 का क्या हो जाएगा 6/11 ओम। ठीक है, अगर ये प्रॉब्लम हो कहीं पे तो देख लीजिएगा। यहाँ पर हमने 1/2, 1/3 और 1/1 इसका एलसीएम लिया तो 6 आया। 6 को जब 2 से डिवाइड किया तो 3 आया, 3 से किया तो 2 आया और यहाँ पर 6 सीधा तो 3 + 2 5, 11/6 हुआ। इसका रेसिप्रोकल करा तो 6/11। ठीक है, अब इसकी ट्रिक क्या है देखो ध्यान से, मैं आपको एक शानदार ट्रिक बता रहा हूं, उससे बहुत इजीली आपके पास क्या है इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल के आ जाएगा। वो ट्रिक क्या है, पहली बात तो उसकी कुछ लिमिटेशंस है, जैसे कि वो केवल 2 रेजिस्टेंस जब पैरेलल में हो तभी अप्लाई किया जाता है। ठीक है, अब देखो इधर कैसे, जैसे सपोज करो ये आपके पास 2 ओम का रेजिस्टेंस है, ये आपके पास 3 ओम का रेजिस्टेंस है और हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी है। तो ये हो गया R1 × R2 अपॉन R1 + R2। ठीक है, तो यहाँ पर 2 × 3 अपॉन 2 + 3, तो ये 6/5। ठीक है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है R1 × R2 अपॉन R1 + R2, दोनों रेजिस्टेंस का मल्टीप्लाई और दोनों रेजिस्टेंस का सम। तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 6, 3 + 2 कितना होगा 5, तो ये कितना आंसर आ जाएगा 6/5 ओम। ठीक है, एक और शानदार बात आपको मैं बताऊं कि जब भी कभी 2 या 2 से ज्यादा रेजिस्टेंस सेम वैल्यू के हों और ये पैरेलल में कनेक्टेड हों, जैसे 2 रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में कनेक्टेड है तो इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला ध्यान रखो, ये होता है R/n। R/n क्या है, ठीक है, R तो होती है रेजिस्टेंस की वैल्यू मतलब 4 और n कितने पार्ट पैरेलल में कनेक्टेड हैं, तो कितने पार्ट हैं यहाँ पर 2, तो यहाँ पर डायरेक्ट आंसर कितना आ जाएगा 2। पर ये ट्रिक तभी वैलिड होती है जब रेजिस्टेंस पैरेलल में हो और सेम वैल्यू का हो, अदरवाइज ये ट्रिक वैलिड नहीं होगी। ठीक है, ये हो गया हमारा पैरेलल काउंट। थैंक यू।